हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सेशन इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए इसको देखिएगा। और इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ठीक है, कई सारे आवेशों के निकाय के कारण अगर हमारे पास बहुत से आवेश हैं, जैसे Q1 Q2 डाटा Qn आवेश तक हमने मान के जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला भी डिराइव किया था। तीव्रता की जो मात्रक है उसको भी डिस्कस किया गया था और साथ ही साथ उसके बीमा को भी डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी कुछ कल के वीडियो में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप लोग कल के वीडियो को नहीं देखे हैं तो कल के वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है इसकी डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करें, ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी वैद्युत आवेश है, यानी कि कोई भी चार्ज है, तो उस चार्ज के अराउंड क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन अब वैद्युत क्षेत्र के बात ना करके हम किसकी बात कर रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही होती हैं, लेकिन कैसे होती हैं ये ध्यान देना। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई आवेश है Q, ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये एक्चुअल रेखा नहीं है। ठीक है, ये वास्तव में होती नहीं, इसको इमेजिन किया गया है, कल्पना किया गया है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण और दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पर या जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि वो जो काल्पनिक रेखा हम खींच रहे हैं, वो काल्पनिक रेखा उस बिंदु पर उस क्षण इस आवेश के वैद्युत तीव्रता और, ठीक है, तीव्रता के दिशा और साथ ही साथ उसके परिमाण को व्यक्त करती है। ठीक है, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, आप इसको लिख लीजिए और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसके कुछ गुण है, उसके बाद गुण को डिस्कस करते हैं। लिखिए डेफिनेशन कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है या प्रदर्शित करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब प्रॉपर्टी देखिए। ठीक है, गुण। इसके अगर हम पहले गुण की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है प्लस चार्ज से निकलकर अनंत की तरफ जाती हैं। अगर कोई हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस चार्ज से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं, यानी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ये चारों तरफ होती हैं। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा देखो यहाँ खींची गई, ये इसके डायरेक्शन को सोके, यानी इसकी डायरेक्शन इधर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर किसी ऋण आवेश है, ठीक है, अगर कोई ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश में क्या होती है, अनंत से ऋण आवेश की तरफ चलती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे माइनस चार्ज ले लें, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसा लगेगा अनंत से जो है इस चार्ज की तरफ आ रही है। ठीक है, अनंत से इस चार्ज की तरफ आती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर अनंत तक जाती हैं। और अगर वैद्युत आवेश हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, हालांकि माइकल फैराडे ने जो है इसको वैद्युत बल रेखाएं कहा था। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, लेकिन बाद में इसे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज में क्या होता है कि अनंत से चार्ज की तरफ आता है। ये बात आपको याद रहेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, और प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं या एक दूसरे को काटती हैं तो उसके कटान बिंदु पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो दिशा प्रदर्शित होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, दो डायरेक्शन को शो करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक साथ दो दिशा को व्यक्त नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका यही सबसे मेन कारण है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें क्या है, बंद वक्र भी बनाती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस दो चार्ज हैं तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से बंद वक्र भी बनाती हैं। ठीक है, ठीक है, और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक समान वैद्युत क्षेत्र, अगर कहीं पर यूनिफॉर्म वैद्युत क्षेत्र है, एक समान है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं कि ऐसे समांतर दिखाई गई हैं, इसका मतलब है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहीं पर भी अगर इस तरीके से आपको जो है किताब में या कहीं पे भी बोर्ड पे भी अगर इस तरीके से लाइन आपको खींची हुई मिल जाए और इसको एक्सप्लेन करना हम बाय द वे भूल जाएं कि ये है क्या चीज, तो आप समझिए कि ये क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये समान वैद्युत क्षेत्र, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात समझ में, चीजें यहां तक याद रहेगी। ठीक है, तो चलिए ये रही कुछ चीजें जो है आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानना था, तो ये हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एक नंबर में कई बार पूछा गया है, तो इसका कारण आप लोगों को पता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो कटान बिंदु पर यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दो दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा कारण है। चलिए अब हेडिंग डालिए, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या चीज है, तो यहां तक सभी को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स की, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र रेखा में, ठीक है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर हमारा कोई भी पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी पृष्ठ है तो उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या हमारा क्या है, एक यूनिफॉर्म यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होंगी, जो कि हमने अभी भी बताया कि ये
एक्चुअल होती नहीं है, ऐसी कल्पना की जाती है, यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो और इसमें अगर कोई हमारा क्या है, कोई एक पृष्ठ रख दिया हमने, ठीक है, कोई एक पृष्ठ रख दिया, तो इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, इस पृष्ठ से अभिलंबवत यानी इसके परपेंडिकुलर लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। याद रहेगी डेफिनेशन। इसका मतलब यह है कि ये जो क्षेत्रफल हमने लिया है या एरिया लिया है, ये कुछ इस तरीके से है, इसको कुछ ऐसे समझो जैसे ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ठीक है, यानी बोर्ड के इस साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही हैं, और ये जो क्षेत्रफल रखा हुआ है ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो इससे इसके लंबवत यानी जो क्षेत्र रेखाएं हैं इससे डायरेक्ट ऐसे 90 अंश पे कोण बनाते हुए जितनी भी लाइन पास करेगी, 1 2 10 15 20 1000 2000 जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी, वो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। और फाई ई इक्वल टू होता है, फाई ई इक्वल टू होता है ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट ए, ठीक है। अब दो वेक्टरों का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। जहां पे थीटा क्या है, थीटा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं व क्षेत्रफल के एकांक वेक्टर या एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश, या जिसे आप नॉर्मल भी कह सकते हैं, ठीक है, के बीच बना कोण है, के बीच बना कोण, ठीक है। अब कितने बच्चे तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इन रेखाओं से जो हमारा पृष्ठ है ये ऐसे लंबवत रखा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, इस पृष्ठ और ये रेखाओं के बीच का कोण ले लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये किसके किसके बीच है, ये रेखा, ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई के वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिस डायरेक्शन में है वो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई व ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल सदिश यानी कि इसका एकांक वेक्टर, इस पे 90 अंश की लाइन खींचती हुई एक रेखा खींचिए, तो अगर ये ऐसे है तो इस पे 90 अंश की लाइन अगर हम खींचे तो ये क्या होगी, इसी डायरेक्शन में, तो यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्षेत्रफल, ये जो हमारा क्षेत्रफल है इसका एकांक वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश या कह सकते हो क्षेत्रफल वेक्टर, और ई के बीच में बना कोण कितना है, 0, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन है। केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश, थीटा 0 कब होगा, जब जो हमारा क्षेत्रफल है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या हो, लंबवत हो, तब थीटा 0 होगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं लंबवत की और थीटा 0 हो जा रहा है, तो अभी भी हमने समझाया कि थीटा कैसे 0 हो रहा है। जो थीटा है वो क्षेत्रफल के साथ बना हुआ कोण नहीं है, क्षेत्रफल के एकांक सदिश के साथ बना हुआ कोण है, ठीक है। और किसी भी प्लेन का जो एकांक सदिश होता है वो उस पर लंब होता है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई ए cos 0, cos 0 की वैल्यू होती 1 यानी कि ई ए, यानी कि फाई ई जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। यदि थीटा बराबर 0 हो जाए, केस 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि थीटा 90 कब होगा, जब क्षेत्रफल
को ऐसे रख दिया जाए, ऐसे, ठीक है, यानी कि एकांक जो क्षेत्रफल का एकांक सदिश है वो इधर और वैद्युत क्षेत्र इधर, तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया 90। तो ऐसी कंडीशन में कितनी वैद्युत फ्लक्स जाएगी 0। अब आप ही देख लीजिए, अगर इस तरीके से ऐसे लाइन पास कर रही है और इसको भी हम ऐसे ही रख रहे हैं तो ऐसे कितनी पास करेगी, एक भी नहीं। अगर ये बहुत पतला है, इसकी लंबाई मतलब इसकी चौड़ाई कुछ भी नहीं है, तो जितनी भी जाएंगे ऐसे साइड से होके निकल जाएंगी, ठीक है, कोई भी जो है इससे पास नहीं करेगा, यानी वैद्युत फ्लक्स की संख्या कितनी हो गई 0, ठीक है। ये होगी वैद्युत फ्लक्स के बारे में। हाँ, इसका मात्रक देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फाई ई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक, और ई का मात्रक क्या होता है, तो फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक और गुणे ए का मात्रक, ठीक है। तो ए का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम, और ए का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये इसका क्या होता है मात्रक होता है, ठीक है, किसका वैद्युत फ्लक्स का। अब यहीं पे तुरंत इसकी बीमा भी कैलकुलेट कर ली जाए। फाई ई की बीमा क्या होगी, ई की बीमा और इंटू ए की बीमा, तो ई की बीमा क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू क्या होता है एफ अपान क्यू। अगर हमें ई की बीमा नहीं पता है तो एफ अपान क्यू इंटू ए की बीमा, ठीक है। अब एफ की बीमा सबको पता है क्या होती है एम एल टी की पावर -2, क्यू की बीमा ए टी, ए की बीमा एल स्क्वायर, भाई ए क्षेत्रफल है ना, सबको अरेंज कर लो, एम एल की पावर 3, टी की पावर -3, ए की पावर -1, ये इसकी क्या हो गई बीमा हो गई, किसकी वैद्युत फ्लक्स की, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, चलो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो पूछ लेना। अब आगे बढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव जो है एक प्रकार का हमारा निकाय है, ठीक है, क्या है निकाय है, यानी कि एक सिस्टम है जो दो समान अथवा विपरीत, ठीक है, दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखकर बनाया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से बने हुए निकाय को हम क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी द्विध्रुव का मतलब होता है जिसमें दो पोल हो, जिसमें दो पोल हो, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव, सारी बातें आपको समझ में आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं या बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक है ना, समझ में सबको आ रहा है। देखिए जो भी आपको डेफिनेशन लिखना हो या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, ठीक है, जो बोर्ड पे हम लिखते हैं वो सारी चीजें लगभग इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो उसको आप कॉपी पेन लेके जो है नोट करते चलिए साथ में। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या, जैसा कि अभी भी हमने बताया कि दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है। जैसे हमने ले लिया प्लस क्यू चार्ज और एक तरफ ले लिया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, और इन दोनों की जो वैल्यू है यानी कि जो परिमाण है वो समान होना चाहिए। अगर इसका मान हमने ले लिया 10 कूलम, ठीक है, तो इसका भी मान कितना होना चाहिए 10 कूलम ही होना चाहिए, लेकिन अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होना चाहिए, ये खास बात है, ठीक है। तो परिभाषा क्लियर हो गई कि दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है उसे क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये हो गया।
ठीक। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। तो अगर इसके हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण M इक्वल टू होता है दोनों आवेश, यानी कि जो दोनों आवेश हैं इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है, किसी, क्योंकि दोनों बराबर ही है, दोनों जितना ये, अगर ये 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम है, ठीक। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण Q गुणे दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों के बीच की क्या होती है? लंबवत दूरी, और इनके बीच की टोटल दूरी हमने कितनी ली है? 2L। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको P से लिखते हैं भाई, किससे डिनोट करते हैं? P से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू हो जाएगा 2QL। कितना हो जाएगा? 2Q, ठीक है। ये है हमारा क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यानी कि P का मात्रक है, और P है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P का मात्रक इक्वल टू क्या है? Q का मात्रक, भाई मात्रक रटो नहीं, ये से निकालो, गुणे L का मात्रक, ठीक है। Q का मात्रक क्या होता है? कूलम। L का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम मीटर, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? कूलम मीटर, ठीक। और क्या चीज बच रही है? विमा। तो P की विमा इक्वल टू क्या हो जाएगी? Q की विमा इंटू L की विमा। Q क्या है? आवेश, इसकी विमा होती है 80, और L क्या है? दूरी, दूरी की विमा क्या होती है? L। तो क्या हो जाएगा? M है नहीं तो M को कर दो 0, M0 L TA, ठीक है। ये इसकी विमा, ठीक है, इसकी विमा M0 L TA, ठीक है। यहां तक बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब अगर यहां तक बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो अब इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, ठीक है, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा कल की वीडियो में, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।